अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। जो आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान समेत दुनिया में इस वक्त सोने और तांबे की सबसे बड़ी अनएक्सप्लोर्ड कान रिकोडिक को डेवलप करने के लिए 6 बैंक्स और डोनर एजेंसियों के साथ $3.5 अरब की फाइनेंसिंग के मुआहदे एग्री हो गए हैं। याद रहे, इस वक्त दुनिया में सबसे बड़े सोने और तांबे की वो कान जिस पर काम शुरू नहीं हुआ वो पाकिस्तान में है, और इस पर काम शुरू करने के लिए हमें इब्तदाई तौर पर $3.5 अरब चाहिए ताकि उस पूरी माइन को डेवलप किया जा सके, और उसके बाद मजीद 3.5 से $4.25 अरब की इन्वेस्टमेंट दरकार होगी। तब जाकर ये माइन फुल कैपेसिटी पर यानी 4 लाख टन सालाना तांबा और 5 लाख आउंस सालाना सोना पैदा किया करेगी। अब फेज 1 पाकिस्तान शुरू करना चाहता है, तो फेज 1 के अंदर जो बैरिक गोल्ड नामी कंपनी है उसके जिम्मे फंड्स अरेंज करने की जिम्मेदारी 55% है, बाकी कोई 27.5% OGDCL वगैरह है, 16.5% बलूचिस्तान हुकूमत है, और बाकी जो है वो वफाकी हुकूमत है। अब इससे जो मुनाफा होगा या जो आमदन होगी वो तकरीबन $90 अरब से लेकर $103 अरब मुतवक्के है। इस माइन की जो लाइफ है वो 37 साल है। इस माइन से पैदावार का आगाज जो है वो 2028 के आखिर में होगा। पहले उम्मीद की जा रही थी कि 2028 के शुरू या वस्त के अंदर इस माइन से पहला 1 किलो तांबा, पहला आउंस सोना निकाल लिया जाएगा, लेकिन अब इसकी प्रोडक्शन में 6 महीने की ताखीर की गई है, क्योंकि इसके रास्ते में चंद रुकावटें हायल थीं, उन्हें अबूर करते करते अब 6 महीने एक्सटेंड करने पड़े हैं। तो अब जो 6 बड़े इदारे हैं उनमें से सबसे अहम इदारा यूएस का एग्जिम बैंक है, इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक है, IFC जो कि वर्ल्ड बैंक का एक ज़ेली इदारा है, इसी तरह का यूरोपीय यूनियन का रिकंस्ट्रक्शन बैंक है। ये अहम बैंक्स और इदारे हैं जो इस प्रोजेक्ट के लिए फंड्स दे रहे हैं। 12 साल के लिए कर्जा दिया जाएगा और जिसे मजीद 4 से 5 साल एक्सटेंड भी करवाया जा सकता है, और सिंगल डिजिट अभी शरह सूद डिसाइड हुई है, अनाउंस नहीं हुई। इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को इब्तदाई तौर पर सालाना $2.80 अरब की आमदन हुआ करेगी। ये बात पाकिस्तान के वजीर खजाना जो मोहम्मद औरंगजेब है उन्होंने की है। अब ये प्रोजेक्ट जो है वह अपनी लाइफ टाइम के अंदर यानी 2028 के बाद 37 साल तक प्रोडक्शन में रहेगा। तकरीबन 2062 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इससे पैदावार होती रहेगी। इट डिपेंड्स कि इससे बढ़ भी सकती है, इससे कम भी हो सकती है, इब्तदाई तखमीना यही है। तो टोटल $103 अरब में जो हमें बलूचिस्तान को देना है वो हिस्सा $26 अरब तो लाजमी है, क्योंकि टोटल हिस्से में बलूचिस्तान का हिस्सा 25% है। 25% ही हमारे वो इदारे हैं जो कि इस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे OGDCL, PPL है, वो सरकारी तेल और गैस ढूंढने वाली कंपनियां जो इसके लिए डॉलर्स लेकर आ रही हैं, और बाकी 50% हिस्सा जो है वो बैरिक गोल्ड नामी कंपनी है, यानी 50% पाकिस्तान का, 50% उस कंपनी का। लेकिन मजमूई तौर पर रेवेन्यू के अंदर जो बलूचिस्तान का शेयर है वो 38% होगा। ये बात बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने की है, आप अखबारी तराशा देख सकते हैं, और इसकी वजह वो शायद इसलिए कह रहे हैं कि 25% हिस्से के साथ साथ बलूचिस्तान को रॉयल्टी की मद में अलहदा से आमदन भी होगी, जो यहाँ से निकाला जाएगा सोना, तांबा और दीगर मादनियात, उस पर कुछ 12.5% तक की रॉयल्टी भी एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा इस माइन का सालाना किराया होगा। पहली किस्त अदा भी कर दी गई है को $5 मिलियन के करीब बलूचिस्तान हुकूमत को। इसी तरह कुछ दीगर इनिशिएटिव होते हैं, वो तमाम चीजें डालकर मजमूई तौर पर 38% तक बलूचिस्तान को मिलेगा, और टोटल जो तमाम का तमाम है इस प्रोजेक्ट से आने वाला मुनाफा, आमदन, उसके अंदर पाकिस्तान का हिस्सा उम्मीद करते हैं 55 से 60% होगा रॉयल्टीज वगैरह डालने के बाद। ये उस एग्रीमेंट से कहीं ज्यादा है जिसे इफ्तिखार चौधरी ने नल एंड वॉइड करार दिया था, जिसके ऊपर बहुत शोर मचा था।
उस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ 25% था, बैरिक गोल्ड नामी कंपनी का हिस्सा 75% था। हमने उस एग्रीमेंट को रीनिगोशिएट किया। अब हम 50-50 के पार्टनर हैं, लेकिन इस 50% के साथ हम रॉयल्टी लेने के भी हकदार हैं, उस जगह का रेंट लेने के भी हकदार हैं, और जो भी सरकारी टैक्सेस उन चीजों को निकालने पे लगते हैं उसके भी हम हकदार हैं। तो ये एक बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान जाएगा। लेकिन अब देखना ये है कि बलूचिस्तान में ये पैसा खर्च कहाँ होता है। कुछ 26 बिलियन डॉलर्स छोटी रकम नहीं है। इसके मुकाबले में वफाकी हुकूमत को सिर्फ 11 अरब डॉलर्स मिलेंगे। इसी तरह जो पाकिस्तान की तेल और गैस छोड़ने वाली कंपनियां हैं उन्हें 15 अरब डॉलर्स मिलेंगे। तो वफाक से तो 2 से 3 गुना ज्यादा हिस्सा बलूचिस्तान को दिया जाएगा। अच्छी बात है। फिर जब ये माइन डेवलप हो रही होगी तो इस पर 7,500 लोग जो हैं वो काम कर रहे होंगे। इंजीनियर्स होंगे, टेक्नीशियंस होंगे, जियोलॉजिस्ट होंगे और बहुत सारे लोग सिक्योरिटी के होंगे। और इस माइन के लिए उस इलाके के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क्स भी हैं। सड़क मुकम्मल कर ली गई है। वहां से कुछ हायरिंग्स भी इब्तदाई हुई हैं। 200 से 300 लोग इस माइन पर काम करने के लिए नौकरी पे रख लिए गए हैं। करीबी देहात को साफ पीने का पानी मुहैया किया जाने का दावा किया जा रहा है। प्राइमरी कुछ स्कूल जो है इर्द गिर्द के उन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। फिर 380 इर्द गिर्द के तलबा को टेक्निकल ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि जैसे इस माइन के ऊपर काम का आगाज हो तो मुकामी अफराद के पास वो टेक्निकल स्किल्स हों जिसके जरिए उन्होंने इस जगह पर काम करना है। अभी 2028 के अंदर इसके फेज 1 ने प्रोडक्शन का आगाज करना है। इसमें 2,60,000 टन सालाना तांबा पैदा हुआ करेगा और 3 लाख आउंस सोना पैदा होगा। फिर हमने अगले 5 सालों के अंदर इसको फेज 2 के अंदर लेके जाना है। इस माइन को एक्सपैंड करना है तो 2,60,000 टन की बजाय 4 लाख टन तांबा पैदा होना शुरू होगा सालाना। और सोने की पैदावार 3 लाख आउंस से बढ़कर 5 लाख आउंस सालाना हो जाएगी। यहां से जो भी सोना तांबा निकलेगा उसे बुनियादी सतह पर थोड़ा बहुत स्मेल्टिंग के अमल से गुजारने के बाद रॉ हालत में एक्सपोर्ट किया जाएगा। ट्रेन की पटरी के जरिए पोर्ट कासम तक पहुंचाया जाएगा और पोर्ट कासम से एक्सपोर्ट होगा और दुनिया की किसी और गोल्ड कॉपर रिफाइनरी में जाकर उसे रिफाइन किया जाएगा। होना यह चाहिए कि इस माइन से निकलने वाला जितना सोना है, तांबा है, उसे यहां पर रिफाइन किया जाए ताकि पता लग सके कि एग्जैक्ट कितनी अमाउंट के अंदर सोना और तांबा निकला है। यह ना हो कि यहां से निकाला तो 10 लाख टन तांबा जाए और बताया हमें 4 लाख टन जाए। इसी तरह सोना है और इसी तरह कई दीगर मादनियात भी निकलती है। मसलन चांदी भी निकलती है, सिचुएशन में कोबाल्ट निकलता है और न जाने कौन कौन से मेटल्स और चीजें यहां से निकलती हैं। तो एक अच्छा आगाज है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल से हमें इस माइन के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर इब्तदाई काम की तस्वीर, वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगी जो हम अपने प्लेटफॉर्म से आपके साथ शेयर भी करेंगे और आपको बताते रहेंगे कि इस तरह के मंसूबों को शुरू करना आसान काम नहीं है। इनके लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, हम जैसे मुल्कों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती। फिर इस जैसे मंसूबों के लिए जो मशीनरी खसूसी तौर पर दुनिया में होती है, हमारे पास वो मशीनरी भी नहीं होती, वो डंपर्स नहीं होते, वो एक्सकवेटर्स नहीं होते, वो उनके पास होते हैं जिन्होंने इस तरह के मंसूबों से माल बनाना होता है तरक्की याफ्ता ममालिक के पास। तो आपको चाहते या ना चाहते हुए उन ममालिक के साथ जॉइंट वेंचर करना पड़ता है, तब जाके आप ये मंसूबे चला सकते हैं, वरना आप बेलचों से, कुदालों से ये मंसूबे नहीं चला सकते। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपने मेजबान रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।